मैंने कहा था कि मैं काबे में जाके वीडियो बनाऊंगा, मैंने माजिद सती को नहीं किया, फरूक खोखर ने कराया है, फरूक खोखर ने किया है। पाकिस्तान की टॉप 10 ताकतवर शख्सियत में शामिल फरूक खोखर को उम्र कैद की सजा हो चुकी है। फरूक खोखर किस तरह इस केस में इन्वॉल्व हुए, कौन कौन से सबूत आपने जो है कोर्ट में पेश किए और कौन सी वीडियोस जो है फरूक खोखर की ऐसी थी जो उनके गले का फंदा बने। माजिद सती साहब अपने ऑफिस से आते हैं और वहाँ निकलते हैं, वहाँ एक मोटरसाइकिल वाला उनके से गाड़ी से टकराता है। सब्सिक्वेंटली सेकंड दूसरा मोटरसाइकिल वाला आता है, उसका नाम होता है फरहान, जो पीछे बैठा होता है, और आगे अमीर हमजा बैठा होता है। FIR के अंदर ये कहा जाता है कि जनाब जो शक है ना हमारा, वो दीगर फरीक के ऊपर है, जो अब्दुल रहमान की सपोर्ट करने के हवाले से जनाब हमारा जो उनके साथ तनाज़ा चल रहा है। ये अगले दिन ही जो फरहान मेन शूटर है उसके साथ यहाँ से कराची ट्रैवल करता है। ठीक है, एक ही जगह से दोनों के टिकट इशू होते हैं और जो टिकट इशूइंग कंपनी का ऑनर है वो भी आके गवाह गुजरता है इस अदालत के अंदर, बताता है कि इन दोनों के एक ही बंदे ने टिकट लिए हैं। यहाँ से कराची जाते हैं और कराची से ये चले जाते हैं दुबई, और जब इन दोनों की वीडियो साथ अपलोड होती है तो तब मुद्दई मुकदमा इनको वहाँ पे शिनाख्त करता है। टिकटॉक पर लगाई गई वीडियो जो है वो फरूक खोखर का इस वक्त जो है गले का फंदा बन चुकी है। इसका जो अपना कॉन्टैक्ट नंबर है जो इसके नाम नहीं था और अदालत में इनकार करता रहा, वो वाला जो नंबर है वो सारे मुल्जमान जितने भी थे जो मौके के ऊपर मौजूद थे उन सारों का रब्ता था। कुछ लोग कहते हैं कि 8 साल की सजा होगी, कुछ लोग कहते हैं 10 साल की, कुछ कहते हैं सारी जिंदगी हवालात में रहना पड़ेगा। इसमें अपील होती है, हाई कोर्ट में होती है अपील, ठीक है जी, और उसके बाद अपील का चांस है भी इनके पास? जी, अपील तो देखें हर मुल्ज़म का राइट है, हर शख्स का राइट होता है कि वो अपील करे, तो वो डेफिनेटली वो अपील करेंगे। 3 दिन का 2 दिन का रिमांड करके टोटल 9 दिन का इसके अंदर रिमांड हुआ, क्योंकि वही सिम टैटरा से राब्ते में थी और इसका मोबाइल फ़ोन वो ये पहले दे ही रहा था। फिर इसने आखिर में खुद ही कहा कि मैं वहाँ से बरामद करवा के दे देता हूँ। रिमांड के दौरान ये कहता था कि ये पुलिस वाले मुझे मारते हैं वहाँ पर, तो हमने कहा कि मेडिकल की एप्लीकेशन। फरूक खोखर कहता था? जी जी, फरूक। इस दौरान ऑफर्स तो आई होंगी, हमें कभी कोई ऐसी पाकिस्तान की टॉप 10 ताकतवर शख्सियत में शामिल फरूक खोखर को उम्र कैद की सजा हो चुकी है। माजिद सती केस में आज फरूक खोखर समेत 3 मुल्जमान को 10 लाख जुर्माने समेत उम्र कैद की सजा इस वक्त हो चुकी है। हमारे साथ इस वक्त माजिद सती के केस के वकील मौजूद हैं, इनसे पूछेंगे कि ये किस तरह इन्होंने फरूक खोखर को इस केस में इन्वॉल्व किया, इनके पास शहादतें कहाँ से आईं और किस तरह 109 के एक केस में फरूक खोखर इस वक्त जो है सज़ा भुगत रहा है। ये कहानी का आगाज़ कैसे हुआ, माजिद सती को मारने वाले शूटरों का ताल्लुक किस तरह फरूक खोखर से निकला, कौन से एविडेंस इनके हाथ में आ गए। मुबैना तौर पर यह भी कहा जा रहा है कि फरूक खोखर की जानिब से टिकटॉक पर लगाई गई कुछ वीडियोस उनके गले का फंदा बन गई। ये वीडियोस कौन सी थी और उन शूटरों ने जिन्होंने माजिद सती का किया, उन्होंने दौरान तफ्तीश किस तरह फरूक खोखर का नाम लिया। आइए तमाम तफसीलात आपकी वकील साहब की ज़ुबानी आपके सामने रखते हैं ताकि केस के असल हक़ाइक़ आपको पता चलें कि किस तरह फरूक खोखर जो है वो इनके शिकंजे में आया। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम सर, पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा केस था जिसका फैसला मंगल के रोज़ आया। फरूक खोखर एक जानी मानी पाकिस्तान की नामवर शख्सियत हैं जिनका बिजनेस भी है पूरे पाकिस्तान में। उसके अलावा वो खुद भी सोशल मीडिया पे बड़े हमें एक्टिव नज़र आते हैं। पिछले 4 साल से आप ये केस देख रहे हैं। 2022 में माजिद सती का होता है और आज 2026 में उनके ख़ानदान को इंसाफ मिला है। फरूक खोखर किस तरह इस केस में इन्वॉल्व हुए, कौन कौन से सबूत आपने जो है कोर्ट में पेश किए और कौन सी वीडियोस जो है फरूक खोखर की ऐसी थी जो उनके गले का फंदा बनी, ये तमाम तफसीलात शुरू से बताएं कि मारने वाले शूटर्स कौन थे, उनके नाम क्या थे और उनका किस तरह ताल्लुक फरूक खोखर से निकला और ये वाक़या कब क्या? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। सबसे पहले मैं आपका और आपकी टीम का शुक्रिया अदा करता हूं और उसके बाद मैं आपको सिर्फ 2 चीज़ें तस्हीह करूंगा। सबसे पहले उसके बाद मैं आपको केस के मुख्तसर से शवाहिद बता दूंगा। आपने कहा कि जानी मानी मशहूर शख्सियत हैं, शायद ये यहाँ के लोगों को तो नहीं पता कि जानी मानी ये मशहूर शख्सियत हैं। मशहूर शख्सियात अल्हम्दुलिल्लाह जो होती हैं, कोई ईदी साहब हों, आप कहें कि वो अब्दुस्तार ईदी साहब हैं तो उनको देखा जाए तो आप कह सकते हैं कोई मशहूर हैं जनाब। और ऐसे लोग जिन्होंने इंसानियत के लिए काम किया हो, फलाह के लिए काम किया हो, तो वो मशहूर शख्सियात होती हैं। बाकी दीगर हमारे नॉलेज में नहीं है। सेकेंडली, आपने कहा कि कैसे इन्वॉल्व किया गया, तो मैं आपको बताता चलूँ कि उन्होंने ये मर्डर किया बंदों को हायर करवा के। ये नाम क्या थे? उनके नाम
अब मैं आपको थोड़ा केस की ब्रीफ हिस्ट्री थोड़ी सी हाँ, ताकि कोशिश करता हूँ नाज़रीन को कि पता चले जो 4 साल बाद देख रहे हैं इस केस के हवाले से कि उन्हें एक्यूरेट आइडिया हो कि मारने वाले कौन थे। जी सर, ये 2022 के अंदर माजिद सती साहब अपने ऑफिस से आते हैं और वहाँ निकलते हैं, वहाँ एक मोटरसाइकिल वाला उनके गाड़ी के साथ टकराता है। सब्सिक्वेंटली एक सेकंड दूसरा मोटरसाइकिल वाला आता है, उसका नाम होता है फरहान, जो पीछे बैठा होता है, और आगे अमीर हमजा बैठा होता है, और वो माजिद को ललकारते हुए उसको मारते हैं वहाँ पे, और वहाँ से भाग जाते हैं। और एफआईआर के अंदर ये कहा जाता है कि जनाब जो हमने जो शक है ना हमारा, वो दीगर फरीक के ऊपर है, जो अब्दुल रहमान की सपोर्ट करने के हवाले से जनाब हमारा जो उनके साथ तनाज़ा चल रहा था। अच्छा, अब्दुल रहमान की सपोर्ट के हवाले से क्या फारूक खोकर ने कोई वीडियो लगाई थी जिसमें आप लोगों को डाउट था कि फारूक खोकर ने ही हमला करवाया? जी, अब्दुल रहमान जो है वो गोरी टाउन का के हवाले से जनाब वो उसके ऑनर हैं, और उसके हवाले से फारूक खोकर ने एक वीडियो जारी किया था, वीडियो पैगाम जारी किया था के पहले, मर्डर से पहले जारी किया था कि जो अब्दुल रहमान की सपोर्ट करेगा या उसके साथ चलेगा वो कॉन्सिक्वेंसेज जो हैं वो खुद ही भुगत लेगा। ठीक है। तो वो वीडियो भी कोर्ट रिकॉर्ड का हिस्सा बनी। ये इनिशिएटिव ऐसी होती हैं कि जनाब वो एक प्लॉट का मामला होता है वो वरी टाउन का, जिसके ऊपर जनाब ये सारे मामला चलते हैं। फारूक खोकर के जो चाचा हैं वो उसके अंदर गिरफ्तार हो जाते हैं, माजिद सती इनके मचलके वगैरह कराता है, इनको अब्दुल रहमान को हेल्प आउट करवा के उसके अंदर से निकाल लेता है। ठीक हो गया। फिर सब्सिक्वेंटली ये होता है कि दुश्मनी पैदा हो जाती है। दुश्मनी उन्होंने बनाई, उसने तो एक इंसानियत का काम किया माजिद सती ने, कि इंसानियत के लिए चला कि कोई बंदा है उसके साथ हो रही है, उसके प्लॉट पे कब्जा होने की कोशिश हो रही है, तो वो उसके साथ खड़ा हो गया। उसका तो कोई मोटिव नहीं था इसके पीछे। ठीक हो गया। तो वो उसने जनाब अपना वो जो है जिस तरीके से वो पहले करते रहे, फिर उन्होंने अपने बंदे हायर किए और आके उसको वहां पे शहीद करवाया। 3 लोग आते हैं बाइक पे, वो आके माजिद सती को जान से मार देते हैं। फरहान एक, दूसरे का नाम क्या है? देखिए जी, इसके अंदर 2 मोटरसाइकिल वाले आते हैं। ठीक है, 2 मोटरसाइकिलों पे 4 लोग होते हैं। 4 और अमीर हमजा के साथ फरहान होता है। अमीर हमजा फरहान, जी, अमीर हमजा के साथ फरहान होता है। और अमीर हमजा उस मोटरसाइकिल पे होता है जो फरहान जिस पे बैठा होता है, फरहान रुकते हैं वो पहले। जो हैदर अली वाला मोटरसाइकिल है वो टक्कर मार के वहां से गुजर जाते हैं, और पीछे ये मोटरसाइकिल आता है, अमीर हमजा मोटरसाइकिल पे रहता है, और ये दूसरा फरहान जो है इसको मारता है, फिर ये दोनों वहां से भाग जाते हैं। हैदर अली, अमीर हमजा और फरहान। ठीक है। अच्छा, अब इनका तल्लुक जो है वो किस तरह फारूक खोकर से निकला और जिसकी बिना पर आज फारूक खोकर को उम्र कैद की सजा हुई? जी सर, इसमें ये होता है कि एक मुलजम काशिफ गिरफ्तार होता है, वो तो इन सारे मुलजमान का जो नाम लेता है वो एक इसके अंदर इंकशाफ होता है उसकी तरफ से। वो काशिफ किसी और केस में गिरफ्तार, किसी और केस में, इस केस में शामिल नहीं था। वो इस केस नहीं, काशिफ इस केस के अंदर शामिल था। तो 4 लोगों में काशिफ भी था। वो अभी एब्सकॉन्ड कर रहा है, वो भी शामिल था, और उसने बताया कि मैं भी शामिल था, और हमें फारूक खोकर ने हायर किया, और फारूक खोकर ने जनाब ये सारा वकूआ करवाया है। फारूक खोकर खुद कैसे पकड़ा जाता है कि ये अगले दिन ही जो फरहान मेन शूटर है उसके साथ यहाँ से कराची ट्रैवल करता है। ठीक है। एक ही जगह से दोनों के टिकट इशू होते हैं, और जो टिकट इशूइंग कंपनी का ऑनर है वो भी आके गवाह गुजरता है इस अदालत के अंदर, बताता है कि इन दोनों के एक ही बंदे ने टिकट लिए हैं, सीटें भी साथ साथ थी, 2D2E इनकी सीट का नंबर था। यहाँ से कराची जाते हैं और कराची से ये चले जाते हैं दुबई। यानी कि माजिद सती को करने वाला फरहान जो है वो अगले ही दिन फारूक खोकर के साथ ट्रैवल करता है कराची के लिए, और वहां से सब्सिक्वेंटली वो दुबई ट्रैवल कर जाते हैं। फरहान वही तो नहीं है जिसकी एक वीडियो मदीना मनवरा से भी आई कि मुझे जनाब फारूक खोकर के कहने पर मैंने किया था? जी, फरहान की काफ़ी सारी वीडियोस चल रही हैं, और वही फरहान है। और ये फरहान जब जाता है दुबई में, तो वहाँ पे फारूक खोकर और फरहान वीडियो बनाते हैं, अपलोड करते हैं, और जब इन दोनों की वीडियो साथ अपलोड होती है तो तब मुद्दई मुकदमा इनको वहाँ पे शनाख्त करता है, और इसी वीडियो को और दीगर 16 वीडियोस को जो बाकी मुलजमान के साथ मौकों पे वकूए से पहले भी बनाई गई और फरहान के साथ जो सब्सिक्वेंट बनाई गई, ये रिकॉर्ड का हिस्सा बनाई गई। टिकटॉक पर लगाई गई वीडियो जो है वो फारूक खोकर का इस वक्त जो है गले का फंदा बन चुकी है। जी बिल्कुल। उसके अलावा इसका जो सबसे बड़ी बात है, इसका जो अपना कॉन्टैक्ट नंबर है, जो इसके नाम नहीं था और अदालत में इनकार करता रहा, वो वाला जो नंबर है वो सारे मुलजमान जितने भी थे जो मौके के ऊपर मौजूद थे उन सारों का रब्ता था। वो वकूआ करने के बाद भी जब इसके घर डेरे के ऊपर जाते हैं कराल चौक, और इन सारों का उससे रब्ता रहता है, फरहान का रब्ता रहता है, वो सारी। अच्छा, वीडियो एविडेंस के साथ साथ आपके पास कॉल रिकॉर्ड हिस्ट्री भी आ गई कि ये चारों जो भी शूटर्स थे ये राब्ते में थे फारूक खोकर के साथ। ये भी आपने अदालत में पेश किया है? जी, ये भी अदालत में पेश किया है। इसके अलावा एक गाड़ी जो रैकी कर रही थी जो जबरान के नाम थी, वो गाड़ी उसके जो बंदे थे जो वहाँ पे लोग मौजूद थे जिन्होंने ये फील्डिंग सारी सेट की हुई थी, मोटरसाइकिलों के ये 4 मोटरसाइकिल सवार, उसके अलावा दीगर जो बंदे थे, उन सारों को इस केस के अंदर, और उनके सारों के नाम भी इस केस के अंदर आ गए। सब्सिक्वेंटली ये होता है कि
ये सारे लोग वकूए के बाद वहां जाते हैं और फर्रुख खोकर आके कहता है ये नंबर मेरा नहीं है और नंबर उसके नाम नहीं था। अच्छा, ये सारे कहाँ जाते हैं? ये जनाब वकूआ करने के बाद जनाब सारे वहां पे फर्रुख खोकर के पास जाते हैं, ठीक हो घर गया। जाते हैं। फिर जब इनकी फर्रुख locations, खोकर- इनकी CDRs पहले 6 रोड की होती हैं जहाँ वकूआ हुआ, फिर सब्सिक्वेंटली शाम के टाइम, रात के टाइम वहां पहुंच जाते हैं। और फर्रुख खोकर का ये जो अपना नंबर है जिससे इन सारों से कांटेक्ट में था, जिससे उसने इनकार किया, वो जब बैंक अकाउंट्स के लिए पुलिस अफसर जाता है और देखता है कि इसका बैंक में जनाब कौन सा नंबर है जिसके से अकाउंट ये यूज़ कर रहा ठीक है, है। मिजान बैंक और दीगर जो बैंक अकाउंट्स थे, वहाँ पर जब जाके उनके वेरिफिकेशन की जाती है, पुलिस जब वो रिकॉर्ड लेती है तो वहाँ पे फर्रुख खोकर का वही नंबर निकलता है जिससे वो मुल्जमान में राब्ते में था, कनेक्ट था। ठीक हो गया, यानी उसे ये आपको connect कर- दूसरा बड़ा एविडेंस मिल गया है। डिपेंडेंसी बेल स्टेज के ऊपर एप्लीकेशन देता है कि मेरा ये नंबर चेंज किया जाए और वो भी रिकॉर्ड का हिस्सा बन जाती है एप्लीकेशन। यानी कि दो चीजें आपको सबूत मिल गई कि जनाब एक आपके पास वीडियोस मिल गए इनके साथ, दूसरा आपका कांटेक्ट मिल गया, तो तीसरा जो बैंक आपने का बैंक रिकॉर्ड में बैंक मुल्ज़म- रिकॉर्ड। देखें ये बैंक आपको- ट्रांजैक्शन मैंने आपको 5-6 किस्म के शवाहिद बताए हैं। जैसे कि अबैटमेंट के अंदर ये होता है कि किसी को तशजी देना, उभारना, तैयार करना, कंस्पायरेसी, उसका प्लान करना और उसको एड करना, मदद करना, मेन मुल्ज़िम को यहाँ से लेकर बाहर जाना, सारों को फैसिलिटेट करना, इसका प्लान बनाना, प्लान बना के क्या फर्रुख खोकर के अकाउंट से कोई बैंक ट्रांजैक्शंस भी निकली हैं इनके नाम पे, किसी के नाम पे? नहीं, फर्रुख खोकर के अकाउंट से हमें ऐसी ट्रांजैक्शन से नहीं हम कि जनाब इनके साथ कोई ट्रांजैक्शन वगैरह हुई हैं। अच्छा, क्या इन्होंने खुद भी इकरार किया अपनी जुबान से किसी मुल्जिम ने कि जनाब हमें फर्रुख खोकर के कहने पे ही वहां पे गए थे और इसी के कहने पर हमने माजिद सती को मारा है? जी, तमाम मुल्जमान सबसे पहले काशिफ लेता है, सबके नंबर्स बताता है, उसके बाद जो दीगर 2 मुल्जमान हैं अमीर हमजा और हैदर अली, इनकी ये बेल्स खुद मूव करवाते हैं, प्री अरेस्ट बेल। वो अदालत में कहते हैं ये तो हमें मार देंगे, हमें इनसे खतरा है। ये वो मुल्जिम जो बाकायदा तौर पर इसके साथी रह चुके थे फर्रुख खोकर के, वो इसी पर आकर ये इल्जाम लगा रहे हैं कि फर्रुख खोकर हमें जान से मार देगा। जी जी, फर्रुख खोकर हमें जान से मार देगा और ये हमें जान से मारना चाहते हैं, ये हमें फलानी जगह अपने डेरे पे ले गए, हम अपना इकबाल जुर्म रिकॉर्ड कराना चाहते हैं कि ये हम सबको हायर करवा के फरहान ने किया है और हम सारे साथ इसके मौजूद थे और हम इसके अंदर इस साजिश के अंदर शामिल थे और ये करवाया सारा फर्रुख अच्छा, खोकर आप क्या ने और ये फर्रुख ने सारा प्लान किया। अच्छा एहसान भाई, आप क्या समझते हैं जब आपने तमाम सबूत जो हैं अदालत में पेश किए, तो क्या फर्रुख खोकर ने आगे से उनके वकील साहब ने ये नहीं कहा तो वीडियोस तो इंसान किसी के साथ भी बना सकता है और नंबर जो आप हमें बता रहे हैं वो फर्रुख खोकर के नाम पर नहीं है, किसी और शख्स के नाम पे है, तो ये तमाम चीज़ों के बावजूद जो है इतना बड़ा फैसला फर्रुख खोकर के खिलाफ दे दिया गया? जी, ये तो उनके वकील ने यही मौक़िफ़ लिया कि जा तो इंसान किसी के साथ सकता है, लेकिन वो जिसने किया उसको जनाब साथ लेके जाना, एक ही जगह से उनके पैसे निकलने टिकट के, उनको साथ लेके जाना, बाहर जाके उसके साथ वीडियो बनाना और इस पे राय में कि जब मादे सती का कत्ल हुआ आपकी पुरानी जनाब उसके साथ ये रंजिश चल रही थी और फरहान वही मुल्ज़िम था जो मौके के ऊपर मौजूद था, जिसको गवाहों ने टिकटॉक के जरिए शनाख्त भी कर लिया। तो इस पे राय के अंदर और फिर आपका जो नंबर है जिसको आप झूठ से छुपाने की कोशिश करते रहे कि मेरा नंबर नहीं है, आपके बैंक अकाउंट्स में वही नंबर 2011-12 से लेकर वही नंबर चलता रहा, तो फिर ये झूठ जब उसकी अदालत के सामने आए तो फिर अदालत ने खुद भी फैसला किया होगा। सबूतों को इकट्ठा करने में कितना टाइम लगा आपको? देखें, ये तो ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन जो जो चीज़ें आती रही, जब इन्वेस्टिगेशन पेंडिंग रही, पहले एक मुल्ज़िम ये खुद बाहर जाते हैं, टिकटॉक वीडियो इनकी आती है, वो रिकॉर्ड पे लेकर आई जाती है, दूसरा मुल्ज़िम गिरफ्तार होता है, फिर ये सब्सिक्वेंटली अपनी बेल करवाते हैं, तो जो टोटल अरसा है बेल से लेकर अभी तक ट्रायल तो तकरीबन 2.5 साल के अरसे पे इस तरह। अच्छा, 2.5 सालों में बाकायदा तौर पे 9 दिन बेल और ये सारे मामला जो चलते हैं टोटल 4 साल 4 साल एविडेंस तो आप लोगों ने पहले ही सबमिट करवा दिए थे, कॉन्टैक्ट्स भी दे दिए थे, वीडियोस भी दे दी थी, इनके बाकायदा फर्रुख खोकर के अकाउंट से जो पैसे पे किए गए टिकट्स के वो भी दे दिए थे, तो फिर 4 साल का अरसा क्यों लगा? ये तो फैसला तो काफ़ी देर पहले आ जाना चाहिए था। नहीं सर, इसके अंदर जो गवाहान है ना, जी, आप फर्ज करेंगे अगर आप इसके अंदर 24 गवाहान थे जो गुजरते गए, पहले एक गवाह आता है, दूसरा गवाह आता है, फिर तीसरा गवाह आता है, गवाहान के ऊपर जिरा होती है, फिर मुल्जमान इसके अंदर ज़्यादा थे, तमाम मुल्जमान ने गवाहों पे जिरा करनी है, तो ये जो ट्रायल का प्रोसीजर होता है पाकिस्तान के अंदर, उसके अंदर इतना टाइम पीरियड लग जाता है। यहाँ पर एक हमें ये भी पता चला था कि इस पूरे केस के दौरान 9 रोज़ा जिस्मानी रिमांड भी हुआ था, इस बात में कितनी हकीकत है ये ज़रा बताएं आप खुल के हमें, और क्या जिस्मानी रिमांड का इफेक्ट हुआ था फर्रुख खोकर के ऊपर? क्या कमरा अदालत में आके उसने बताया था कि क्या क्या उनके साथ हुआ वहाँ पे अंदर? जी, हुआ इस तरह था कि इनका 3 दिन का 2 दिन का रिमांड करके टोटल 9 दिन का इसके अंदर रिमांड हुआ, क्योंकि वही सिम जो तमाम मुल्जमान से राब्ते में थी और इसका मोबाइल फ़ोन वो ये पहले दे नहीं रहा था, फिर इसने आखिर में खुद ही कहा कि मैं वहाँ से बरामद करवा के दे देता हूँ, और वहाँ पे जाके इसने फिर वो सिम बरामद भी करवाई और वो मोबाइल भी दिया, जी खुद बरामद करवाई, उसका फोरेंसिक हुआ और वो नंबर वही
से ये राब्ते में था और अदालत के अंदर आके जो रिमांड के दौरान ये कहता था कि ये पुलिस वाले मुझे मारते हैं वहां पर। तो हमने कहा कि मेडिकल की ये एप्लीकेशन फरूक खोकर कहता था, जी जी, फारूक खोकर कहता था कि ये जिसका नाम पाकिस्तान के टॉप 10 ताकतवर लोगों में आता है, वो अदालत में खड़ा होकर ये कह रहा है कि ये पुलिस वाले मुझे मारते हैं। जी, सादकाबाद के इलाका मैजिस्ट्रेट के पास ड्यूरिंग रिमांड इसने खड़े होकर ये बात कही कि पुलिस वाले मुझ पर करते हैं। तो हमने कहा कि इसका मेडिकल करवा लिया जाए, इसके जिस्म पे ना एक खराश है ना ही इसको मारा गया है। और वहां पर हमने कहा कि इसका एक तरीकाकार है, अगर आप पुलिस आपको कुछ कहती है अच्छा, तो वो कोर्ट के सामने अपने आप को मजलूम जाहिर करने के लिए, ताकि मजीद रिमांड ना दिया जाए कि इन्होंने कोई बरामद, शुरू के 2 रिमांड में उसने ये स्ट्रैटेजी अपनाई। लेकिन सब्सिक्वेंटली देखें, किसी भी मुलजम के साथ अगर ड्यूरिंग रिमांड कुछ होता है तो उसके पास ये रेमेडी मौजूद होती है कि वो मेडिकल करवाए, और कतन ऐसी कोई बात नहीं थी। ये झूठ और फ्रॉड के ऊपर मबनी है। जब हाईलाइटेड इतना केस भी हो तो कोई फारूक खोकर के साथ इस तरह का मामला करेगा, झूठ बोल के अपने एडवांटेज लेने के लिए ये बात जरूर की होगी। लेकिन सब्सिक्वेंटली वो मोबाइल भी बरामद करवाया, वो सिम भी बरामद कराया, उसकी फॉरेंसिक भी होगी। अच्छा रजा साहब, ये बताएं कि बाकायदा तौर पर जब हम फारूक खोकर को देखते हैं, उनका कोई स्कॉर जब आता है किसी भी शहर में या इनके अपने शहर पिंडी में, 600-700 लोगों का काफिला होता है। सुना है कमरा अदालत में जब इनकी पेशी होती थी तब भी 500-600 लोग इनके साथ जाते थे। तो तब आपकी मुद्दई पार्टी प्रेशर में नहीं आती थी कि यार फलां बंदा 600 बंदा लेके आ रहा है, तो क्या ये लोग भी अपने साथ लोग लेके जाते थे? देखें जी, बात यह है कि कमरा अदालत के और 500-600 लोग, कभी लोग तो हमने गिने नहीं है कितने थे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इनके साथ इतने लोग आते थे। चंद लोग वहाँ पे ज़रूर मौजूद होते थे, लेकिन वहाँ पर ज़्यादातर जो लोग दिखाई देते थे, जो अदालतों के बाहर खड़े रहते थे, अदालतों के अंदर तो नहीं जाते थे, प्रेमिसेस से बाहर ही रहते थे। वहाँ पे जब डिफरेंट मीडिया चैनल्स को हमने सुना, लोगों से वहाँ पे पूछा, तो वो कह रहे थे कि हम यहाँ पे इसलिए आए हैं कि हम माजिद सत्ती के साथ यकजहती के लिए यहाँ पे मौजूद हैं और मुद्दई के साथ खड़े होने के लिए हम आए हैं। बाकी ये है कि वहाँ पे कितने लोग मौजूद थे उनकी गिनती नहीं की। अच्छा, राजा सना साहब ने बताया हमें, राजा सनाउल्लाह साहब ने बताया हमें कि एक वाकया ऐसा भी आया कोर्ट के अंदर कि फारूक खोकर ने हाथ जोड़ के जज साहब से ये कहा कि मुझे ये लोग बाहर खड़े हुए जान से मार देंगे। इस बात में कितनी हकीकत है, क्योंकि आप तो कमरा अदालत में मौजूद होते हैं इस पूरी हियरिंग के दौरान, क्या ऐसा कोई मंजर आपको देखने को मिला अंदर? बेल स्टेज के ऊपर उसकी तरफ से ये बात आई थी कि बाहर लोग हैं, ये मुझे जान से मार देंगे। किसकी तरफ से आई थी? फारूक खोकर की तरफ से आई थी कि ये मुझे जान से मार देंगे, जो बाहर लोग आए हुए हैं और मुझे जान का खतरा इनसे। नताशा सिप्रा की कोर्ट थी, एडिशनल सेशन जज हैं, उनकी कोर्ट के अंदर इसने ये बात कही थी कि बाहर लोग आए, मुझे इनसे जान का खतरा है। और वो आखिर तक ये कहता रहा कि जनाब मुझे इनसे जान का खतरा है, ये मुझे मार देंगे। कोर्ट की हमदर्दी लेने के लिए टेक्निक्स होती है। जी नाज़रीन, डॉन हो या कोई भी हो, जब जान का खतरा आता है तो वो आगे से यही कहता है कि जनाब मुझे जान से मारने की धमकियां दी जा रही हैं, खतरा है बाहर। अच्छा सर, सबसे अहम सवाल, इतना बड़ा केस आप लड़ रहे थे, पिंडी की तरीक का सबसे बड़ा, बल्कि पाकिस्तान की तरीक का सबसे बड़ा केस था ये। इस दौरान ऑफर्स तो आई होंगी, क्योंकि कहीं ना कहीं जगह पे आपको मैनेज करने की कोशिश की गई होगी, दबाव, प्रेशर, पैसा, कुछ ना कुछ। तो किस तरह इस पूरे 4 साल के सिनेरियो में आपने चीज़ों को बर्दाश्त किया? देखें जी, जो हमारी इसके अंदर लीगल टीम काम कर रही थी, मलिक फ़खर हयात अवान साहब हम थे और हमारे साथ जो बाकी हमारी पूरी लॉ फॉर्म थी, और जो लोग हमें जानते हैं ना कि जिस दिन से हमने वकालत शुरू की थी, तो हमने ये अज़म किया था कि हमारे मज़लूम के साथ खड़े होते हैं। और ये जो वक्त के जो अभी अपने आप को सो कॉल्ड जालिम बने हुए हैं, उनको ये बात बड़े अच्छे तरीके से उसका इदराक है कि ये लोग ना बिकने वाले हैं ना झुकने वाले हैं। और इस हवाले से फिर हमारी तरफ ना कोई बंदा आया, ऑफर्स दी गई नहीं, हमें कभी कोई हो ही नहीं सकता सर, डायरेक्टली ना इनडायरेक्टली किसी ने कह दिया हो यार। जी, मैं आपको ये बात वही बताना चाह रहा हूँ कि उनको भी ये बखूबी वाकिफ़ है, और हमारा अपना जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो ये चीज़ बताता है कि इससे पहले भी हम जब जितने केसेस में खड़े रहे और बड़े बड़े केसेस में खड़े रहे, हमने कभी भी अल्हम्दुलिल्लाह जिस साइड पे खड़े रहे कभी भी ऐसा कहीं डगमगाई नहीं, और अल्हम्दुलिल्लाह एट द एंड अल्लाह ताला ने हमें फतह दी। और इस केस के अंदर हमें कभी भी कोई ऐसी ऑफ़र नहीं आई कि आप जनाब इस केस में से पीछे हटें। लोगों के ज़रिए थ्रेट्स, वीडियो पैगाम और ये सारे मामला चले थे, सर हम इनकी परवाह नहीं करते। हमने ये है कि जब जहाँ मजलूम है उसके साथ खड़ा होना है, जुल्म हुआ, और हमने जो तगोदो किया है वो कानूनी चाराजोई की और इंसाफ के हसूल के लिए। सर कैसा फील हो रहा है आज के इतने बड़े केस में आपको कामयाबी मिली है, और आपके मद्दे मुकाबिल जो है पाकिस्तान की ताकतवर तरीन शख्सियत थी और उसको आपने अदालत में जो है बाकायदा डिफीट किया, और आज वो शख्स सवालात में है और आज आप सुरखरू होकर सोशल मीडिया पर अपनी पूरी कहानी एक्सप्लेन कर रहे हैं? मैं जनाब थोड़ी सी भाई हैं आप, इस्लाह के तौर पर ये बात कहूँगा कि हमारे लिए हर उस शख्स का केस जो मजलूम है, वो ख्वाह माजिद सत्ती है या कोई भी है,
वो केस हमारे लिए उतना ही इम्पोर्टेंट होता है, उतना ही बड़ा होता है जितना ये केस था। किसी मुलज़िम के पास दौलत हो या किसी मुद्दई के पास वो कोई बहुत बड़ा फेम रखता हो या वो जनाब अपनी ऐसी मनफी शोहरत रखता हो, हमारे लिए ये चीज़ें असरअंदाज, ये चीज़ें हमारे ऊपर असरअंदाज नहीं होती। हमने कोर्ट के अंदर वो शातें देनी होती हैं हक़ाइक़ के ऊपर जो हक़ के ऊपर मबनी और साबित किया। हमें इस चीज़ की खुशी है कि जो मज़लूम फैमिली है, जो माजिद सती शहीद है, उसकी फैमिली, उसके बच्चे, उनको इंसाफ मिल गया। और हम इस पे अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि असल चेहरा मुल्ज़मान का जो लोगों को बताया जा रहा था कि जनाब वो शायद इसके अंदर मुलव्वस नहीं है, वो हमने थ्रू एविडेंस किया। हमने यहाँ एविडेंस के जरिए उसको साबित आखिर किया। सवाल ये बता दें कि उम्र कैद के हवाले से मुख्तलिफ किस्म की कियास हराइयाँ की जाती हैं। कुछ लोग कहते हैं कि 8 साल की सज़ा होगी, कुछ लोग कहते हैं 10 साल की होगी, कुछ कहते हैं सारी ज़िंदगी हवालात में रहना पड़ेगा। तो ये मुझे बता दें कि जो उम्र कैद फ़ारूक खोखर को और दीगर 3 मुल्ज़मान को दी गई है बशमूल 10 लाख रुपया, ये कितने साल जो है हवालात में रहना पड़ेगा इन्हें? देखें जी, हवालात में रहने के हवाले से पाकिस्तानी अदालती निज़ाम होता है, ठीक है जी। उम्र कैद तो 25 साल होती है, वैसे दिन रात मिला के वो सारी जो होती है 25 साल होती है। इसके अंदर कुछ रिमिशंस होती हैं, कुछ माफ़ियाँ होती हैं, तो वो कम हो जाती है जो उम्र कैद की सज़ा होती है। लेकिन आपको पता है पाकिस्तान का निज़ाम के डेफिनेटली इसमें अपील्स होती हैं, हाई कोर्ट में होती है अपील, ठीक है जी। और उसके बाद अपील सुप्रीम का कोर्ट- चांस है भी इनके पास? जी, अपील तो देखें हर मुल्ज़म का राइट है, हर शख्स का राइट होता है कि वो अपील करे, तो वो डेफिनेटली वो अपील करेंगे। सर आखिर में शादीशुदा हैं आप? जी जी, अल्हम्दुलिल्लाह। बच्चे भी हैं जी माशाल्लाह? अल्हम्दुलिल्लाह। सर अभी आपने पुराने इंटरव्यू बताया कि ये जो ताकतवर लोग होते हैं ये गवाहों तक को मैनेज कर लेते हैं। सर कोई दिल में डर खौफ तो नहीं है कि ये कहीं लोग आपसे बदला ना लें, आपसे, आपकी टीम से, क्योंकि आपने इतने बड़े केस में जो है इन्हें हराया है, तो कुछ ऐसा खौफ है? सर देखें, बात ये है कि अगर मैं खुद खड़ा हूँ या मेरे बच्चे हैं या आप मेरे भाई हैं या मेरा कोई अजीज़ इसके अंदर चल रहा है, तो ये अल्लाह ताला ने तौफीक दी, अल्लाह ताला ने ही हमें खड़ा किया। और मैं ये समझता हूँ कि जो अल्लाह के अलावा किसी और का 1% भी डर रखता है, वो खोकर छोड़ के कोई भी और हो, वो शिरक करता है। हम शिरक नहीं करते। सुभान अल्लाह।